Hello students, welcome to my channel Easy Study by रश्मि व्यास। और इस नए वीडियो में नए चैनल में नए उत्साह के साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट 1। एंड रिमेंबर दीज वीडियोज आर मेड फॉर यू पीपल ओनली। केवल और केवल मैं अपने 12th स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोज बना रही हूँ, जो कि 1 यूनिट 1 शॉर्ट वीडियोज होंगे, जो कि आपकी सीबीएसई बोर्ड आने वाली एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन आवर न्यू चैनल, न्यू यूनिट एंड न्यू वीडियो। सो लेट्स बिगिन। यूनिट 1, इसका पहला टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एनी अपॉर्चुनिटी, एज वी ऑल नो, हम सबको पता है अपॉर्चुनिटी मीन्स अ चांस टू डू समथिंग, कुछ भी करने का एक अवसर, मौका। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीन्स बिजनेस करने का अवसर, बिजनेस करने का मौका। ठीक, तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर में एक ये एक्स्ट्रा एबिलिटी या ये कहे कि एक्स्ट्रा सेंस होता है कि ही कैन सेंस द अपॉर्चुनिटी। जो न्यूमरस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट इन मार्केट, बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन उनको सेंस करने की एबिलिटी केवल और केवल एंटरप्रेन्योर में ही होती है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब बिजनेस करने का ऐसा अवसर, ऐसा मौका जो कि केवल एंटरप्रेन्योर ही सेंस कर सकता है। राइट, सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसा कोई आइडिया जिसे हम बिजनेस में कन्वर्ट करके पैसा कमा सकते हैं, दैट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब आइडिया, क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व है, देन इसका मतलब क्या हुआ कि ये आइडिया क्या है, इकोनॉमिक है। कैसा आइडिया है हमारा, इकोनॉमिक आइडिया है। तो कोई भी इकोनॉमिक आइडिया जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सके और एक बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप कर सकें, उस इकोनॉमिक आइडिया को क्या कहेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। राइट, अब ये एक डेफिनेशन हो गई हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की कि एनी इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड मेक मनी। सेकेंड डेफिनेशन हमारी ये हो सकती है, एनी इकोनॉमिक आइडिया विच ओपन्स न्यू विंडोज फॉर मेकिंग मनी, जो कि हमारे लिए नए द्वार, नई खिड़कियां, नया कुछ खोल रहा है जिससे कि हम मनी बना सकें, पैसा बना सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो इकोनॉमिक आइडिया जो एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए यूज हो, और वो इकोनॉमिक आइडिया जिससे हम पैसा बना सकें। क्लियर? सो दिस इज व्हाट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज। अब हर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसी होनी चाहिए, कैसे हम किन फीचर्स को देखकर हम ये कहेंगे कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या ये कोई सिंपल जनरल अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमेशा ऐसा इकोनॉमिक आइडिया होगा जिसकी एश्योर्ड मार्केट स्कोप होगा, जिसका कि मार्केट में कोई स्कोप होगा। मींस अगर हम उस इकोनॉमिक आइडिया को लेकर बिजनेस सेटअप करते हैं, कोई एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसको मार्केट में एक्सेप्टेबल रहेगा, कस्टमर्स उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो जिससे कि हमें एक मार्केट शेयर मिलेगा। तो जिसका कोई मार्केट स्कोप होगा वो इकोनॉमिक आइडिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहलाएगा। नेक्स्ट इज जिसका अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। मींस हर एंटरप्रेन्योर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है, हर बिजनेसमैन बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है, कोई टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, काफी चीजें हम इन्वेस्ट करते हैं। अब जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया है या जो भी इन्वेस्टमेंट हमने किया है, हम कुछ ना कुछ विद द एम ऑफ प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी चीज हमने इन्वेस्ट की है, जो भी एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट कर रहा है, उसका जो भी रिटर्न मिलेगा, जो भी रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, वो रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। So attractive and acceptable return on investment is again next element of business opportunity. Next हमारा एलिमेंट है प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ आइडिया। भाई कोई भी इकोनॉमिक आइडिया आया है तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर ये देखेगा कि ये आइडिया फीजिबल है कि नहीं, मींस प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। और अगर वो इकोनॉमिक आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो क्या मैं उससे प्रॉफिट कमा सकती हूँ, क्या मैं उससे प्रॉफिट कमा सकता हूँ, है ना। तो हमें फिजिबिलिटी चेक करना होती है, मींस उस इकोनॉमिक आइडिया की प्रैक्टिकेबिलिटी चेक करना होती है कि वेदर दैट इकोनॉमिक आइडिया इज प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट, एंड इफ इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल देन वेदर इट इज प्रॉफिटेबल और
नॉट, कि वो प्रैक्टिकेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना होती है, दैट इज कॉल्ड फीजिबिलिटी और वायबिलिटी ऑफ द आइडिया। नेक्स्ट एलिमेंट है कॉम्पिटेंसी ऑफ एंटरप्रेन्योर टू एनकैश द आइडिया। अब इकोनॉमिक आइडिया बहुत अच्छा है, फीजिबिलिटी बहुत अच्छी है, रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर में कॉम्पिटेंसी नहीं है उस इकोनॉमिक आइडिया से पैसे कमाने की, तो क्या वो इकोनॉमिक आइडिया कुछ काम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो एंटरप्रेन्योर में भी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर में भी एबिलिटी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से एंटरप्राइज सेटअप करे और पैसा बनाए, यानी कि प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ। पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ, सी बिजनेस इज नॉट फॉर शॉर्ट रन, बिजनेस इज नॉट फॉर 1 टाइम और 2 टाइम सेलिंग एंड बाइंग और इन सब चीजों के लिए नहीं है, बिजनेस इज एस्टेब्लिश फॉर लॉन्ग रन। तो इस इकोनॉमिक आइडिया, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो एक एंटरप्रेन्योर ने सेंस की है, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल फ्यूचर होना चाहिए, फ्यूचर में हम उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रो कर सकें, बिजनेस को एक्सपांड कर सकें, डाइवर्सिफाई कर सकें, ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मीनिंग हमने देखा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई इकोनॉमिक आइडिया जिससे कि हम एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करें और प्रॉफिट अर्न करें। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के एलिमेंट्स जिसमें कि अश्योर्ड मार्केट स्कोप हो, जिसमें अट्रैक्टिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, जो आइडिया प्रैक्टिकेबल हो, कॉम्पिटेंसी हो एंटरप्रेन्योर में भी उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करने की, और पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ हो उस इकोनॉमिक आइडिया का। सो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, तो हमें इन्हें ध्यान से पढ़ना है। आज के इस वन शॉट वीडियो में हम केवल वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और जिनके सीबीएसई बोर्ड में आने की संभावना है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बाद परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एंटरप्रेन्योर एंड ओनली एन एंटरप्रेन्योर जिसमें कि एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज है, वही व्यक्ति बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सेंस कर सकता है। एंड द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग एंड परसीविंग अपॉर्चुनिटी, उस वो जो है दैट इज डन बाय एंटरप्रेन्योर ओनली, अ ट्रू एंटरप्रेन्योर ओनली। अब उस प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज को कहा जाता है परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। अब इसमें फैक्टर्स कुछ इन्वॉल्व है, कुछ न कुछ इसमें ऐसे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है जिनमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन से, है ना। और ये फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज, दिस पॉइंट्स कैन आल्सो बी आस्क्ड आइदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, या तो अलग से अलग पूछे जा सकते हैं या एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। सो देयर आर 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व इन परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी को सेंस करना, अपॉर्चुनिटी को समझना, अपॉर्चुनिटी को एंटरप्राइज में कन्वर्ट करने के लिए मेनली 3 फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं। वो 3 फैक्टर्स क्या है? वो तीनों फैक्टर्स एंटरप्रेन्योर की एबिलिटीज ही हैं, राइट। तो फर्स्ट फैक्टर है एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया। एंटरप्रेन्योर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो बेसिक इकोनॉमिक आइडिया जो यहाँ उसे सेंस हुआ है, जो बेसिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ उसे सेंस हुई है, वो बेसिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रिजर्व करके रखे, उसे पकड़ कर रखे, संभाल कर रखे, है ना। संभाल कर रखे मीन्स उसको ही प्रॉपर मेनली यूटिलाइज करे, उसे कहा जाता है परसीविंग एंड प्रिजर्विंग बेसिक आइडिया। अब बेसिक आइडिया जो है, वो बेसिक आइडिया कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आ सकता है। बेसिक आइडिया के मेनली आपके सिलेबस में 5 सोर्स दिए हैं, जो कि है प्रॉब्लम, इन्वेंशन, चेंज, इनोवेशन एंड कंपटीशन। इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं, PICI। PICI ये एक शॉर्ट ट्रिक है इन सोर्सेस को याद रखने की। रिमेंबर स्टूडेंट्स, एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया के जो 5 सोर्सेस हैं, ये इंडिविजुअली भी पूछे जा सकते हैं क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप में। ओके, सो हमें ये पॉइंट्स थोड़े से ध्यान से समझने हैं, राइट। अब ये फर्स्ट फैक्टर हमने देखा, एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया, इसके 5 सोर्सेस दिए हैं। फर्स्ट सोर्स ऑफ गेटिंग आइडिया इज प्रॉब्लम,
किसी भी प्रॉब्लम के क्रिएटिव सॉल्यूशन से बिजनेस आइडिया गेन हो सकता है। एन एंटरप्रेन्योर कैन रिसीव बिजनेस आइडिया, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से भी बिजनेस आइडिया आ सकता है। कोई नया इन्वेंशन, कोई नई चीज इजाद कर रहे हैं विच वॉज नेवर बिफोर, कुछ भी नया बना रहे हैं, उससे भी बिजनेस आइडिया आ सकता है। किसी भी चीज को चेंज करके, कंप्लीट चेंज, जैसे कि अभी हम कह रहे हैं कि फूड डिलीवरी पहले ये नहीं होती थी, आजकल बहुत होने लगी हैं। कैशलेस इंडिया का यूपीआई ट्रांजैक्शंस, कैशलेस ट्रांजैक्शंस, जो कि डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है पैसा, तो ये भी सारी कंप्लीट चेंज है और बहुत अच्छा और बहुत एक्सेप्टेड चेंज है। ठीक। देन इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स एडिंग सम वैल्यू टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू ऐड करना, कुछ नया इनोवेट करना, चाहे उसका प्रोडक्शन हो, चाहे पैकेजिंग हो, चाहे यूज हो, चाहे प्रमोशन हो, किसी भी तरह से कुछ नया एड ऑन करना इज इनोवेशन। तो इनोवेशन से भी बिजनेस आइडिया आ सकता है एंटरप्रेन्योर को। एंड कंपटीशन, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उन कॉम्पिटिटर से अहेड, आगे आने के लिए भी हम कुछ बिजनेस आइडिया, कुछ नया कर सकते हैं। तो दैट कैन बी ऑल्सो अ सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया, कि अलग बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, या कम कॉम्पिटिटर हैं, या ज्यादा कॉम्पिटिटर हैं, कैसे भी, जिससे भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली कुछ नया करना, दैट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया। सो देर आर 5 मेन सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया, और इन 5 सोर्सेस से जो बिजनेस आइडिया निकलता है उसे परसीव करके रखना, उसे प्रिजर्व करके रखना की काबिलियत, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये जो वर्ड हार्नेस है, इसका क्या मीनिंग है? हार्नेस का मतलब होता है यूज करना, यूटिलाइज करना। ठीक। अब एंटरप्रेन्योर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अलग अलग सोर्सेस से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एंटरप्रेन्योर अबाउट दिस इकोनॉमिक आइडिया, अबाउट दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जहां की इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेस से जब एंटरप्रेन्योर कलेक्ट करता है, तो उस इंफॉर्मेशन का करना क्या है, उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है कि हम उससे ज्यादा पैसा बना सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें, एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करके, बिजनेस एस्टेब्लिश करके। सो ये भी एबिलिटी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन का यूज करे, उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करे। राइट। नेक्स्ट फैक्टर है विजन एंड क्रिएटिविटी। लास्ट फैक्टर है विजन एंड क्रिएटिविटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की विजन, एंटरप्रेन्योर का दृष्टिकोण, नजरिया बिजनेस को लेकर क्या है, फ्यूचर में वो क्या करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर कितने क्रिएटिवली, कितनी क्रिएटिविटी से एवरीडे बिजनेस कर रहा है, कितनी क्रिएटिविटी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, ऑब्स्टेकल्स को सॉल्व कर रहा है, किस तरह से एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है, ये काबिलियत भी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा फैक्टर्स इन्वॉल्व इन परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज। उसमें 3 एबिलिटीज हैं, एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया, एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड विजन एंड क्रिएटिविटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ये 3 फैक्टर्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स विद द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंट स्कैनिंग। एज वी ऑल नो, स्कैनिंग मीन्स व्हाट? स्कैनिंग, स्कैनर क्या काम करता है? कीनली, केयरफुली एक एक चीज ऑब्जर्व करता है ना। उसी तरह से एनवायरमेंट स्कैनिंग मतलब एनवायरमेंट को, सराउंडिंग्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना, और उसमें क्या चेंजेस हैं, उसमें क्या हो सकता है, क्या न्यू इम्प्लीमेंटेशन, क्या पोटेंशियल है, वो सारी चीजें अडॉप्ट करना। ठीक है। तो एनवायरमेंट स्कैनिंग मतलब केयरफुल मॉनिटरिंग। एनवायरमेंट स्कैनिंग मीन्स केयरफुल मॉनिटरिंग, और वी कैन से कीन एग्जामिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट की केयरफुल मॉनिटरिंग की प्रोसेस को, बिजनेस एनवायरमेंट के कीन ऑब्जर्वेशन, कीन एग्जामिनेशन, कीन असेसमेंट को एनवायरमेंट स्कैनिंग कहा जाता है। राइट। अब एनवायरमेंट स्कैनिंग किसके कीन ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है? बिजनेस एनवायरमेंट के। बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है?
Business environment is nothing but the sum total of all internal and external forces. इंटरनल जितनी भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ फोर्सेस डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं, कुछ फोर्सेस, कुछ फैक्टर्स इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं एज अ होल, जनरल फैक्टर्स। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है माइक्रो फैक्टर्स, उन्हें कहा जाता है माइक्रो फैक्टर्स या माइक्रो फोर्सेस। माइक्रो फैक्टर्स के एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रो फैक्टर्स में कौन कौन सी फोर्सेस होती है? सबसे पहले होते हैं कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। कस्टमर्स, बिजनेस इज डन फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स ओनली। कस्टमर वो जो कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फोर्स हैं। एक बिजनेस को सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन करता है? उसके कंज्यूमर्स, उसके कस्टमर्स, राइट। तो कस्टमर्स डायरेक्ट फोर्स हैं। देन कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स के पास अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी प्राइसिंग, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट, जो भी कुछ बेटर होगा, तो एक एंटरप्रेन्योर भी अपने आप को अपग्रेड करेगा, अब डेवलप करेगा कॉम्पिटिटर से आगे आने के लिए। तो कॉम्पिटिटर भी एक स्पेसिफिक माइक्रो फोर्स है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है डायरेक्टली। सेकेंड स्पेसिफिक फोर्स हुई, माइक्रो फैक्टर हुआ कॉम्पिटिटर। देन सप्लायर्स, बिजनेस में जितने भी इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं लाइक रॉ मटेरियल, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये सारे इनपुट्स को प्रोवाइड करने वाले इनपुट प्रोवाइडर्स को हम कहते हैं सप्लायर्स। तो सप्लायर्स अगेन एक डायरेक्ट फैक्टर है, एक डायरेक्ट फोर्स है जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, राइट। नेक्स्ट है मार्केट इंटरमीडियरीज, हमारे गुड्स के फ्लो को या फिर हमारे गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में जो चैनल्स होते हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये जो भी हमारे सप्लाई चेन में जो भी वेरियस इंटरमीडियरीज हैं, मिडिलमैन हैं, ये भी हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सो दीज आर आल्सो माइक्रो फैक्टर्स। Then comes producers. Producers who convert raw material into finished goods. वो जो raw material को finished goods में convert करते हैं। कहीं ना कहीं हर प्रोडक्ट किसी न किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, किसी न किसी प्रोड्यूसर ने बनाया है, तो प्रोड्यूसर भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। देन जनरल पब्लिक, जहां हमें बिजनेस करना है, जिनके साथ मिलकर हमें बिजनेस करना है, जनरल पब्लिक ऑल्सो अफेक्ट्स आवर बिजनेस। सो ऑल दीज आर माइक्रो फैक्टर्स और माइक्रो फोर्सेस जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक, अब एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फोर्सेस जिसे कहा जाता है मैक्रो फैक्टर्स या मैक्रो फोर्सेस। मैक्रो फैक्टर्स, मैक्रो फोर्सेस वो जो बिजनेस को एज अ होल इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सारे ही बिजनेस अफेक्ट होते हैं, जो स्पेसिफिक किसी कैटेगरी को बिजनेस अफेक्ट नहीं करते, जो कि एज अ होल ओवरऑल सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं। अब ऐसे फैक्टर्स, ऐसी फोर्सेस को कहा जाता है एक्सटर्नल फोर्सेस या मैक्रो फैक्टर्स। इसमें आता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, इकोलॉजिकल और लीगल, और इसको लर्न करने की ट्रिक है पेस्टेल। इसे हम कैसे याद रखते हैं? पेस्टेल, PESTEL। इस ट्रिक से हम इसे याद रखते हैं, ये सारे मैक्रो फैक्टर्स। पेस्टेल, P stands for political, E economical factors, S social factors, T technical factors, E ecological means environmental factors, L for legal factors. पेस्टेल, पॉलिटिकल फैक्टर्स मीन्स सारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रूलिंग गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी और फॉल और राइज इन गवर्नमेंट, इट ऑल्सो इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द बिजनेस। तो इसे ये सारे फैक्टर्स होते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। देन कम्स इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल टर्म्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, जो भी GDP, NDP, जो भी टर्म्स हैं, वो सारे फैक्टर्स इकोनॉमिकल फैक्टर्स, वो भी बिजनेस को एज अ होल अफेक्ट करते हैं। थर्ड इज सोशल फैक्टर्स, हमारा डेमोग्राफिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेमोग्राफिक फैक्टर्स
या हम ये कहें हमारे पॉपुलेशन के या हमारे कस्टमर्स के, हम गुड्स किसको बेचेंगे, कस्टमर्स को। कस्टमर कहाँ है, कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है। तो डेमोग्राफ भी हमारे बिजनेस को इन जनरल इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है कि हम किन लोगों, कौन किस लेवल के हमारे कस्टमर्स हैं, उनकी एजुकेशन, उनका इनकम, उनका परचेसिंग पावर, उनकी सोचने, उनका टेस्ट, प्रेफरेंस, प्रायोरिटीज, all these things affect as a whole business indirectly. Then comes technical factors, technical upgradation, technological improvements, ये सारे फैक्टर्स भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। लाइक अभी 4G से 5G टेक्नोलॉजी आई, 5G से 6G आएगी, ये भी बिजनेसेस को या सर्विसेज को अफेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह से टेक्निकल अपग्रेडेशन बिजनेसेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। देन कम्स इकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि हम नेचर से क्या ले रहे हैं एज अ इनपुट, और हम हमारे एमिशंस या हमारे वेस्टेजेस, हमारे बिजनेस के वेस्टेजेस जो है वो कैसे एनवायरमेंट में डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। मीन्स हम ज्यादा एनवायरमेंट को हार्म तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें, ये सारे फोर्सेस और ये सारे फैक्टर्स भी बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। देन कम्स लीगल फैक्टर, जितने भी लॉ, एक्ट, अमेंडमेंट, जितने भी रूल्स बनते हैं, वो सारे बिजनेस से रिलेटेड रूल्स बनते हैं, वो सारी चीजें आती हैं लीगल फैक्टर्स में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं मैक्रो फैक्टर्स। मैक्रो फैक्टर्स मतलब इनडायरेक्ट फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एज अ होल सारे बिजनेसेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। राइट, इसको लर्न करने की ट्रिक है पेस्टेल, PESTEL। ठीक, अब एनवायरमेंट हमने पढ़ा कि माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स, अब इन दोनों फैक्टर्स के सम टोटल को कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। इनके सम टोटल को क्या कहा जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की केयरफुल मॉनिटरिंग को कहा जाता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट की केयरफुल मॉनिटरिंग को कहा जाता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। दिस इज व्हाट आवर टॉपिक वाज। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट एनालिसिस। मीन्स इट इज सिमिलर टू एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का सिमिलर ही है। एनवायरनमेंट को, इस टॉपिक में हम एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट एनालिसिस मीन्स पर्टिकुलर जो हमारा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज करना। मीन्स हमारे इन फैक्टर्स को प्रॉपरली एनालाइज करना, दैट इज एनवायरनमेंट एनालिसिस। सॉरी, एनवायरनमेंट एनालिसिस के लिए हमें स्वॉट एनालिसिस करना होता है। रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड दिस पेस्टेल मैक्रो फैक्टर्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको जरूर प्रिपेयर करना है। पेस्टेल मैक्रो फैक्टर्स ये आपके बिजनेस स्टडीज में भी मिल जाएगा आपको, बिजनेस एनवायरनमेंट में। नाउ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस हर बिजनेस को कंडक्ट करना होता है। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट मैट्रिक्स जिसे कहा जाता है, ये एक अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का कंप्लीट एनालिसिस होता है, जिसमें हम बिजनेस के स्ट्रेंथ यानी कि बिजनेस की ताकतें, या ये कहें कि बिजनेस के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, प्लस पॉइंट्स हैं, उनको और स्ट्रेंथन करते हैं, उनको और मजबूत करते हैं। देन नेक्स्ट इज बिजनेस की वीकनेसेस। हमारी जो भी कमजोर कड़ियां हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि वी नीड टू इम्प्रूव, जो कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए हमारे बिजनेस में, हम उन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो कि हमारे बिजनेस के इंटरनल एस्पेक्ट्स हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और कितना हम ग्रो कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ज्यादा कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ज्यादा सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे न्यू पॉलिसीज ला सकते हैं, कैसे हम कॉम्पिटिटर से आगे निकल के आ सकते हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज को हम सर्च करते हैं। दैट इज अपॉर्चुनिटिकल फैक्टर। देन थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब होता है कि हमारे लिए कौन सी चीज नुकसानदायक हो सकती है बाहरी एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब हमारे बिजनेस के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या थ्रेट हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स, राइट। अब कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ हमारे लिए थ्रेट होती है। अगर कॉम्पिटिटर्स की
प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है हमारे प्रोडक्ट से तो हमारे लिए थ्रेट है, कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग लो है तो हमारे लिए थ्रेट है, कॉम्पिटिटर्स का प्रमोशन इफेक्टिव है तो हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट है, राइट। कॉम्पिटिटर्स ने डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से किया है, कन्वीनियंटली अवेलेबल है, उनकी कस्टमर अप्रोच बहुत अच्छी है, जो भी कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ होती है वो हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट हो सकती है, तो हमें उसका भी एनालिसिस करना होता है। सो स्वॉट एनालिसिस इज नथिंग बट द एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ आर बिजनेस, मीन्स इंटरनल इनसाइड द बिजनेस। अब ये स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये क्या है, ये इंटरनल है, ये हम बिजनेस के अंदर हमारे बिजनेस के ही पॉइंट्स को हम एनालाइज करते हैं। और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ये क्या है, ये एक्सटर्नल है, ये क्या है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। तो द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इसे कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर स्वॉट एनालिसिस या स्वॉट मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ये चार्ट जरूर ड्रॉ करके आना है। आप एक्सप्लेनेशन भी लिखें और उसके साथ चार्ट भी ड्रॉ करें, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ये आपके लिए ही लाभदायक रहेगा, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड स्पॉटिंग। हमारा अगला टॉपिक है ट्रेंड स्पॉटिंग। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आप सभी को पता है कि ट्रेंडिंग या ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंडिंग मतलब जो अभी चल रहा है, जो अभी चलन में है। तो एक एंटरप्रेन्योर को भी जो अभी चलन में है, जो ट्रेंडिंग है, वो चीज़ें स्पॉट करनी होती है, वो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि आजकल के कस्टमर्स को क्या पसंद है, क्या आजकल मार्केट में प्रचलित है, क्या चल रहा है, तो उसे कहा जाता है ट्रेंड स्पॉटिंग। तो ट्रेंड स्पॉटिंग मतलब वो प्रोसेस जिसमें एंटरप्रेन्योर खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, अपने आप को, अपने बिजनेस को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस को कहा जाता है ट्रेंड स्पॉटिंग। So trend spotting is a process of identification of new trends का identification और upgradation and updation of own self and his business. So trend spotting आजकल के समय में बहुत ज़्यादा essential है to satisfy more and more customers and to increase sales, right? अब ट्रेंड स्पॉटिंग किस तरह से की जाती है, ऐसे घर में बैठकर तो ट्रेंड स्पॉटिंग होती नहीं है, तो ट्रेंड स्पॉटिंग किस तरह से की जाती है, ट्रेंड स्पॉटिंग की जाती है 4 वेरियस तरीके से। ट्रेंड स्पॉटिंग की जाती है बाय रीड, बाय टॉक, बाय वॉच एंड बाय थिंकिंग। रीड ट्रेंड्स कैसे पता चलते हैं, मीन्स व्हाट आर द वेज टू स्पॉट द ट्रेंड्स बाय रीडिंग, मतलब ट्रेंड्स को स्पॉट करना पढ़कर। अब पढ़ेंगे क्या, पढ़ने की चीज़ों को ही पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, तो क्या क्या पढ़ा जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़े जाएंगे, ट्रेड पब्लिकेशन पढ़े जाएंगे, ट्रेड मैगजीन्स, ब्लॉग्स, वेबसाइट पर जाकर डिफरेंट आर्टिकल्स। तो जो भी पढ़ने की सामग्री है वो अपने बिजनेस रिलेटेड पढ़कर अगर एंटरप्रेन्योर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करता है तो उस तरीके को कहा जाता है रीड ट्रेंड्स। मीन्स सारे पेपर्स, पब्लिकेशंस, जो भी वॉट एवर इज रीडेबल वो पढ़कर और अपने बिजनेस को अपडेट करना इज रीड ट्रेंड्स, टू नो द रीड ट्रेंड्स। नेक्स्ट है टॉक ट्रेंड, मतलब बात करके। तो टॉक मीन्स टू कन्वर्स विद समवन, कन्वर्सेशन करके, किसी से बात करके। अब बात किससे करेंगे, कॉम्पिटिटर से, मार्केट में जाकर, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लेकर, वर्कशॉप्स में हिस्सा लेकर, अलग अलग फोरम्स में जाकर, अलग अलग इवेंट्स में जो कि हमारे बिजनेस रिलेटेड इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करके या उनमें जाकर हम कन्वर्सेशन करके, कम्युनिकेट करके आजकल के ट्रेंड्स को पता करेंगे। तो दैट आर टॉक ट्रेंड्स। क्लियर? वॉच ट्रेंड्स, कहीं जाकर वॉच आउट, टू वॉच आउट समवन, है ना, तो जाकर खुद वॉच करना। मीन्स जो भी, जहाँ भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे
वहाँ मॉल्स में, सुपरमार्केट्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में या अलग अलग जगह फेयर्स पर, सेमिनार्स में जाकर ये वॉच करना कि जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं या वुड बी कस्टमर्स हैं वो क्या पसंद कर रहे हैं, किस तरह की चीजें पसंद कर रहे हैं। दैट आर वॉच ट्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स बाय वॉचिंग समथिंग, कुछ वॉच करके ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना, ये एक तरीका है। और एक और तरीका है थिंक ट्रेंड, जो कि इन तीनों का मिक्सचर है, विच इज मिक्सचर, और वी कैन से विच इज एनालिसिस ऑफ ऑल थ्री ट्रेंड्स। जो भी एंटरप्रेन्योर ने पढ़ा है, जिससे बात की है, जो भी वॉच किया है, उन सब को आराम से बैठकर एनालाइज करना और अपग्रेड करना अपने बिजनेस को या अपने आप को, उसे कहा जाता है थिंक ट्रेंड्स। मीन्स टू नो द ट्रेंड्स बाय थिंकिंग समथिंग, बाय एनालाइजिंग समथिंग। सो हियर स्टूडेंट्स, देयर आर 4 वेज ऑफ स्पॉटिंग ट्रेंड्स। हमने देखा ट्रेंड स्पॉटिंग मतलब ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना, और ट्रेंड स्पॉटिंग के 4 वेज, 4 तरीके हमने देखे, रीड ट्रेंड, टॉक ट्रेंड, वॉच ट्रेंड एंड थिंक ट्रेंड। Our next topic is आइडिया फील्ड्स। अब हमारा अगला टॉपिक है आइडिया फील्ड्स। आइडिया फील्ड्स मतलब एक एंटरप्रेन्योर को जब बिजनेस आइडिया, जब उसने सोच लिया है, ठान लिया है कि मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मुझे इकोनॉमिक आइडिया मिल गया है, अब वो अपने आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए उसे स्पेसिफिक सेक्टर, या ये कहें कि आइडिया को और एलेबरेट करने के लिए और ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए वो एक स्पेसिफिक फ्रेम्स या ये कहें सेक्टर्स में ही सोचता है। उन कन्वीनियंट फ्रेम्स को या उन स्पेसिफिक सेक्टर्स को कहा जाता है आइडिया फील्ड। फील्ड कैसा होता है? एक रेक्टेंगल नुमा शेप होता है फील्ड, है ना, या स्क्वायर नुमा। तो उस पर्टिकुलर फील्ड में ही काम किया जाता है, उस फील्ड का काम, ऐसा मीन्स उस पर्टिकुलर सेक्टर में ही। तो आइडिया फील्ड मतलब एक ऐसा आइडिया का सेक्टर, एक ऐसा फील्ड जिसके बाहर नहीं सोचना है एंटरप्रेन्योर को, केवल उस फील्ड में ही सोचना है, उस फील्ड में ही विल गेट वेरियस ऑप्शंस। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका आइडिया और एक्सप्लोर होता है और डिटेल्ड वो जो है एनालिसिस कर पाता है अपने बिजनेस आइडिया की। ठीक है, तो इस कन्वीनियंट फ्रेम्स को कहा जाता है आइडिया फील्ड्स। आइडिया फील्ड्स की डेफिनेशन क्या होगी? आइडिया फील्ड्स आर कन्वीनियंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस की वो कन्वीनियंट फ्रेम्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ आइडिया। आइडिया जनरेशन की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लाइन अप करने के लिए जो कन्वीनियंट फ्रेम्स चाहिए होती है, उस कन्वीनियंट जो रेफरेंस की कन्वीनियंट फ्रेम्स हैं उसे आइडिया फील्ड्स कहा जाता है। ठीक, अब आइडिया फील्ड्स जो है वो देयर आर 6 टाइप ऑफ आइडिया फील्ड्स। 6 प्रकार के आइडिया फील्ड्स हैं जिनके बारे में एंटरप्रेन्योर सोचता है। ठीक, फर्स्ट है आइडिया फील्ड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, वॉट एवर एंटरप्रेन्योर गेट्स फ्रॉम नेचर, जो भी वो नेचर से निकालकर अगर कोई बिजनेस बना रहा है, जो भी वो इनपुट्स नेचर से ले रहा है, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, चाहे लकड़ी से कुछ बना रहा है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके अगर वो बिजनेस कर रहा है, तो दैट आइडिया फील्ड इज आइडिया फील्ड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके। सेकेंड आइडिया फील्ड है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एंटरप्रेन्योर इनोवेशन कर रहा है, कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, उसमें कुछ नई चीज डाल रहा है, उसके प्रोडक्शन में कोई नई मशीन से प्रोडक्शन कर रहा है, नए तरीके का पैकेजिंग कर रहा है, सैशे बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, कन्वीनियंट पैकेजिंग कर रहा है, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन डोर स्टेप पर हो रहा है कस्टमर के, जिस भी तरह का नया कुछ एड ऑन या इंट्रोडक्शन कर रहा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, दैट इज आइडिया फील्ड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। या किसी सर्विस को नए तरीके से पेश कर रहे हैं, जैसे फूड सेक्टर, हम ये कहें कि भोजन तो है, सर्विसेज भी है, लेकिन उसको नए तरीके से पेश कर रहे हैं, इनोवेटिवली, राइट। नेक्स्ट हमारा आइडिया फील्ड है मार्केट ड्रिवन आइडिया। मार्केट ड्रिवन आइडिया मतलब वो बिजनेस आइडिया जो कि कस्टमर, वो आइडिया फील्ड जहां एंटरप्रेन्योर जो है जब मार्केट रिसर्च करके, मार्केट रिसर्च करना मतलब गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मार्केट,
मार्केट रिसर्च करके, इंफॉर्मेशन मार्केट से इंफॉर्मेशन निकाल कर और उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके अगर कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करता है तो दैट इज आइडिया फील्ड, मार्केट ड्रिवन आइडिया फील्ड, उसे कहा जाएगा मार्केट ड्रिवन आइडिया फील्ड। नेक्स्ट है ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया। ट्रेडिंग रेफर्स टू व्हाट? ट्रेडिंग मतलब क्या? ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग, जहां नो मैन्युफैक्चरिंग इज इन्वॉल्व, जहां कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया ऐसे आइडियाज जिसमें एंटरप्रेन्योर सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, जिसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, उसे कुछ और नहीं करना है, तो इस तरह के बिजनेसेस को कहा जाएगा, इस तरह के बिजनेस आइडिया को कहा जाएगा ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज। ठीक है, तो वो ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज फील्ड में रहेगा। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं जो सिर्फ खरीदो बेचो काम करते हैं, बाय एंड सेल। तो इस तरह का आइडिया फील्ड क्या है? ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज। ई कॉमर्स, ई टेल, ये सारे ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया फील्ड्स। अगर एंटरप्रेन्योर को इस क्षेत्र में बिजनेस करना है तो वो इस आइडिया फील्ड को और इलेबोरेट कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सर्विस सेक्टर आइडिया। सर्विस सेक्टर आइडियाज में हमें या एंटरप्रेन्योर को हम ये कह सकते हैं कि ही वांट्स टू गिव सर्विसेज, किसी भी प्रकार की सर्विसेज, चाहे वो फूड सेक्टर हो चाहे वो नॉन फूड सेक्टर हो। फूड सेक्टर सर्विसेज मतलब रेस्टोरेंट, कैफे, सैलेड पार्लर, सैंडविच पार्लर, जो भी कुछ बेवरेजेस या कॉफी शॉप, जो भी कुछ नया दे रहे हैं, खाने पीने की चीज दे रहे हैं, वो फूड सेक्टर सर्विसेज। नॉन फूड सेक्टर सर्विसेज पर्सनल ग्रूमिंग, ब्यूटी पार्लर, सैलून्स, रिपेयर्स और मेंटेनेंस का शॉप्स हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। तो जो भी इस प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विस सेक्टर आइडियाज। तो अगर एंटरप्रेन्योर को इस सेक्टर में काम करना है तो ही कैन एलेबोरेट दिस आइडिया फील्ड। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव एफर्ट्स। किसी भी प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालना और उस क्रिएटिव सॉल्यूशन को बिजनेस में बदल देना, दैट इज क्रिएटिव एफर्ट्स और क्रिएटिविटी या क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, अब क्रिएटिविटी मतलब थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वी कैन से थिंकिंग अनयूजुअल, इन एन अनयूजुअल मैनर, कुछ भी नए तरीके से सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिव, कुछ भी क्रिएटिवली करना, कुछ भी नया अगर एंटरप्रेन्योर कर रहा है, बिल्कुल कंप्लीटली नए आइडिया का बिजनेस ला रहा है या किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन पे बिजनेस बना रहा है, तो वो हुआ क्रिएटिव एफर्ट्स या क्रिएटिविटी आइडिया फील्ड। सो हियर स्टूडेंट्स, दीज आर 6 आइडिया फील्ड्स। इन आइडिया फील्ड्स के केसेस पूछे जा सकते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, जिसमें स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है और एक्सप्लेन करना होता है कि कौन सा आइडिया फील्ड इस केस में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एडवाइजेबल है कि आप हर केस को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें और ध्यान से आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अगर आप गलत आइडेंटिफाई करेंगे और आप गलत आइडेंटिफिकेशन का सही आंसर भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट, और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन तभी हो सकता है जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों, और कंसेप्ट्स तभी क्लियर होंगे जब आप इजी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिविटी प्रोसेस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। या तो क्रिएटिविटी प्रोसेस पूछा जाएगा या इनोवेशन प्रोसेस पूछा जाएगा, एक ना एक दोनों में से जरूर आता ही आता है, श्योर। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 1। क्रिएटिविटी प्रोसेस, एज आई टोल्ड यू कि क्रिएटिविटी मीन्स क्या होता है? क्रिएटिविटी मीन्स थिंकिंग अनयूजुअली, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, और वी कैन से कुछ भी नया सोचना जो कि पहले किसी ने नहीं सोचा है, या किसी भी एग्जिस्टिंग काम को नए तरीके से करना, क्रिएटिवली करना, दैट इज क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी प्रोसेस, ऑफ कोर्स हर एंटरप्रेन्योर जो है वो क्रिएटिव होता है। क्रिएटिविटी प्रोसेस जो है, उस क्रिएटिविटी की भी एक प्रोसेस होती है, मीन्स सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है। उस क्रिएटिविटी प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप्स होती है, कौन कौन सी सीरीज होती है, वो हम आज देखेंगे
इस टॉपिक में। क्रिएटिविटी का मीनिंग हमने समझा। नाउ क्रिएटिविटी प्रोसेस, जो कि जिसमें कि 5 स्टेप्स होती है, जो कि आपके ईशिप सिलेबस के हिसाब से देयर आर 5 स्टेप्स इन क्रिएटिविटी प्रोसेस। क्रिएटिविटी प्रोसेस अगेन आई एम टेलिंग यू इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो कि प्रॉपर ऑर्डर में है, जो कि ऑर्डरली फॉर्मेट में है, ऐसी सीरीज, ऐसी एक्टिविटीज जो कि एट लास्ट इनोवेशन पर एंड होती है। फाइन। तो क्रिएटिविटी प्रोसेस एक ऐसी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है जिसमें कि एंटरप्रेन्योर क्रिएटिवली सोचता है। सो ऑल प्रोसेस हैपन्स इन हिज माइंड ओनली। ठीक है। फर्स्ट स्टेप, देयर आर 5 स्टेप इन क्रिएटिविटी प्रोसेस। 5 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप है आइडिया जर्मिनेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी? आइडिया जर्मिनेशन, जिसमें कि जैसा कि नाम बता रहा है आइडिया जर्मिनेशन, जहां एंटरप्रेन्योर के माइंड में आइडिया जर्मिनेट हो जाता है। आइडिया जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट क्या होता है? सीड। जर्मिनेट क्या होता है? सीड। तो इस आइडिया जर्मिनेशन को क्या कहा जाता है? सीडिंग स्टेज। इसे क्या कहा जाता है? सीडिंग स्टेज। वर्ड्स याद रखना है आपको कि इसे किस वर्ड से हमें याद रखना है। फर्स्ट स्टेप आइडिया जर्मिनेशन इज अ सीडिंग स्टेज, जिसमें कि आइडिया सीड के रूप में एंटरप्रेन्योर के माइंड में जर्मिनेट हो जाता है और एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द इकोनॉमिक आइडिया एंड द बिजनेस ओनली। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप है हमारी प्रिपरेशन। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में जब एक बार आइडिया जर्मिनेट हो गया एंटरप्रेन्योर के माइंड में, बिजनेस आइडिया कि मुझे ये बिजनेस करना है, उसके बाद ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग ऑफ व्हाट? कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन कि मुझे इस बिजनेस आइडिया में कौन कौन से इनपुट्स यानी कि कौन कौन से रिसोर्सेस रिक्वायर्ड होंगे, मुझे किन किन रिसोर्स प्रोवाइडर से मिलना पड़ेगा, और मार्केट रिसर्च करना है। मार्केट रिसर्च करके कौन सी इंफॉर्मेशन उसे मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग, मीन्स थिंकिंग करना शुरू कर देता है एंटरप्रेन्योर कि मुझे क्या क्या आगे की स्टेप्स करनी होगी। तो अबाउट द रिसोर्सेज, अबाउट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, अबाउट मार्केट रिसर्च, ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योर सोचता है। इसलिए इस स्टेज को कहा जाता है प्रिपरेटरी स्टेज या प्रिपरेशन स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी प्रोसेस। ये हमारी सेकंड स्टेप है। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर क्या करता है? मार्केट रिसर्च। इसे हम इस हिसाब से याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टेज है हमारी इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन को हम याद रखेंगे सबकॉन्शियस एसिमिलेशन। किस वर्ड से याद रखेंगे? सबकॉन्शियस एसिमिलेशन, जहां एंटरप्रेन्योर के सबकॉन्शियस माइंड में बिजनेस आइडिया ही चलता रहता है एंड ही स्टार्ट्स टॉकिंग और मेकिंग रिलेशंस विद द इनपुट प्रोवाइडर, सर्विस रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स, या बिजनेस में जो भी इनपुट लग रहे हैं वो उनसे मिलना, बात करना और डिसीजंस लेना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है कि मुझे क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, मुझे किन किन सर्विस प्रोवाइडर से मिलना है, किससे क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, किस तरह से मैं अपने आइडिया को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है। अब सबकॉन्शियस एसिमिलेशन, इंक्यूबेशन के बाद आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन में हमें वर्ड याद रखना है आइडिया रीसरफेस हो रहा है। आइडिया क्या हो रहा है? रीसरफेस इनटू प्रैक्टिकेबिलिटी। आइडिया जो है प्रैक्टिकल शेप में रीसरफेस हो रहा है, मीन्स इल्यूमिनेशन स्टेज में आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल हो रहा है। यहाँ बिजनेस स्टार्ट हो रहा है इस स्टेज में। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है वेरिफिकेशन, जहाँ बिजनेस आइडिया प्रैक्टिकल शेप ले चुका होता है और उस प्रैक्टिकल शेप का वैलिडेशन या ये कहे कि टेस्टिंग की जाती है स्टेज में। इस स्टेज में बिजनेस आइडिया की टेस्टिंग या वैलिडेशन की जाता है। इनिशियल स्टेज में आइडिया को वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल है और इससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो दीज आर 5 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज इज आइडिया जर्मिनेशन, सेकंड स्टेज
प्रिपरेशन, जिसमें कि एंटरप्रेन्योर मार्केट रिसर्च करता है, आइडिया के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करता है। थर्ड स्टेज सबकॉन्शियस एसिमिलेशन, जहां पर एंटरप्रेन्योर आइडिया के बारे में सोचता है, सप्लायर से कांटेक्ट करने लगता है और आइडिया के प्रॉज एंड कॉन्स, मेरिट्स डिमेरिट्स सबका आकलन करता है, इवैल्यूएशन करता है इन हिज ओन माइंड। नेक्स्ट है इल्यूमिनेशन, जहां आइडिया प्रैक्टिकली रिसरफेस होने लगता है, जहां प्रैक्टिकली बिजनेस स्टार्ट होने लगता है। अब प्रैक्टिकली बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बिजनेस वैलिडेट होता है, टेस्ट होता है एंड दैट इज द स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन के बाद हमारी इनोवेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्लियर? सो दिस इज द क्रिएटिविटी प्रोसेस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे आप ज़रूर लर्न करके जाएं। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनोवेशन प्रोसेस। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट एंड दिस वीडियो। इनोवेशन प्रोसेस means translation of useful idea into commercial application। जो भी यूजफुल इकोनॉमिक आइडिया है उसको एप्लीकेशन एक्चुअली एप्लीकेबल करना और उसका यूटिलाइज करके उससे प्रॉफिट अर्न करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है इनोवेशन प्रोसेस। मीन्स किसी भी बिजनेस बेसिक आइडिया में कुछ भी नया इनोवेट करके और उससे बिजनेस बनाना, उसको एप्लीकेशन अप्लाई करना और उससे प्रॉफिट अर्न करना, दैट इज इनोवेशन प्रोसेस। तो ये वर्ड्स हमें याद रखना है, कीवर्ड्स याद रखना है। इनोवेशन प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ यूजफुल आइडिया इनटू कॉमर्शियल वैल्यू और कॉमर्शियल एप्लीकेशन। जो भी यूजफुल आइडिया है उसका ट्रांसलेशन की प्रोसेस कॉमर्शियल एप्लीकेशन में, मीन्स प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी में, उस यूजफुल आइडिया की ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कहा जाता है इनोवेशन प्रोसेस। अब इस इनोवेशन प्रोसेस में कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स गिवन फॉर इनोवेशन प्रोसेस। द फर्स्ट एलिमेंट इज एनालिटिकल प्लानिंग। हर प्रोसेस में सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होती है? प्लानिंग, राइट? सो प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस और थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में सोचना, एडवांस में डिसाइड करना। अब एनालिटिकल प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप और वी कैन से फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इनोवेशन प्रोसेस, जिसमें कि एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट या सर्विस को के बारे में डिसीजन लेता है, उसके डिज़ाइन के बारे में डिसीजन लेता है और उस प्रोडक्ट में या उस सर्विस में, उस बिजनेस में कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे उनका एक ओवरव्यू डिसाइड करता है, उसे उनके एक ओवरव्यू की प्लान करता है, उसे कहा जाता है एनालिटिकल प्लानिंग। नेक्स्ट स्टेप है हमारी रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद व्हाट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, ये हमने एनालिटिकल प्लानिंग में डिसाइड कर लिया। अब उन रिसोर्सेज को असेंबल करना, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, तो इसे कहा, इसमें जो है रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन वाली स्टेप में जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसा, टेक्निकल रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, जो भी इनपुट्स रिक्वायर्ड है, उनके बारे में डिसीजन लेना, दैट इज रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड स्टेप है, थर्ड एलिमेंट है इम्प्लीमेंटेशन। अब जितने भी रिसोर्स हमने असेंबल किए उनका इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? सारे रिसोर्स को अप्लाई किया, अप्लाई करके हमने एक इफेक्टिव और एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर किया है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, उसे कहा जाएगा अप्लाइंग रिसोर्सेज एंड डिलीवरिंग रिजल्ट्स। रिसोर्स अप्लाई करना और रिजल्ट्स डिलीवर करना, ये थर्ड एलिमेंट है इनोवेशन प्रोसेस का। फोर्थ एलिमेंट है कमर्शियल एप्लीकेशन। नाउ जब हमने रिजल्ट्स डिलीवर किया, डेफिनेटली वी नीड टू सेल दैट डिलीवर्ड रिजल्ट और अ प्रोडक्ट टू आवर कस्टमर्स। हमारे कस्टमर को हम सेल करेंगे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होने के बाद अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सेप्ट करता है एंड ही इज रेडी टू एक्सेप्ट इट मोर एंड मोर, ही इज सेटिस्फाइड कंप्लीटली, जब कस्टमर कंप्लीटली सेटिस्फाइड होता है, देन आवर एम्प्लॉय शुड बी रिवॉर्डेड। तो दिस इज ऑल वाज इनोवेशन प्रोसेस, दिस इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ इनोवेशन प्रोसेस। हमने 4 एलिमेंट देखे इनोवेशन प्रोसेस के, एनालिटिकल प्लानिंग,
resource organization, implementation and commercial application. ये 4 एलिमेंट है इनोवेशन प्रोसेस के। रिमेंबर स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आइदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन प्रोसेस में से एक प्रोसेस पूछी ही जाती है। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो दिस इज व्हाट ऑल वाज। हमने फर्स्ट यूनिट वन शॉर्ट वीडियो में पूरी कंप्लीट करने की कोशिश की है। हमने सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। एंड एक्सेप्ट दैट इफ यू वांट समथिंग एल्स देन डू कमेंट in comment box and do like, subscribe and share this video more and more. Thank you.